नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आप सभी की जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, उनके समाधान के लिए हमारे साथ में एसपी सर है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ जो सवाल है जो बार बार आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं कमेंट्स करके, जैसे भाषा जो है वो लेते हैं रीट में, तो वो कौन सी भाषा लें, वो 10वीं 12वीं या स्नातक में होनी ज़रूरी है या नहीं। दूसरा सवाल जैसे रहेगा कि जो प्रतिशत है बीए और एमए के, बीएड के 45-50 कितने होने चाहिए वो। उसके अलावा जैसे अगर आप बीएड फाइनल ईयर के हैं या प्रमोट हुए हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे या नहीं। और साथ ही साथ जो पात्रता है आपके बीएड की, वो एग्ज़ाम डेट तक है या परीक्षा के रिजल्ट तक है। उसके अलावा उम्र का जो मामला है कि कितनी उम्र है, 40 है, 45 है वो। उसके अलावा एडिशनल का जो मैटर है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे राज्य की कोई महिला है, उसका विवाह यहाँ हो गया है, या राजस्थान की कोई महिला है उसका विवाह बाहर हो गया है। तो इस प्रकार के जो तमाम सवाल है 8-10 जो इम्पोर्टेंट है और बार बार जो है आपको संदेह में डालते हैं, उन पर बात करने के लिए एसपी सर को आज जो है हमने निमंत्रित किया है। तो शुरू करें सर। जरूर। तो ये जो भी सवाल है सर जी, वो सवाल नहीं है, वो आपकी पात्रता, आपके चयन या आपके अपात्र होने के संदर्भ में निर्धारक हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप धैर्य से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको सटीक जानकारी मिलेगी और आप भी किसी अन्य को भी बता पाएंगे जी। और फिर आपको जैसे मान लो कमेंट करना है या और वो आपको फिर बार बार झंझट नहीं रहेगा। एक वीडियो आप देखें, इसमें लगभग आपकी सभी जो बातें हैं, सभी समस्याएं हैं, उनको शामिल करने का हमने प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि जो विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, वो दूर हो जाएं और आप अपना जो पूरा ध्यान है वो पढ़ाई पे लगा सकें। तो सर, पहला सवाल जो पूछा जा रहा है कि रीट में 2 भाषा लेनी होती है, तो भाषा कौन सी लें? क्या वो 10वीं में या 12वीं में या बीए में होनी ज़रूरी है वैकल्पिक विषय के रूप में, या नहीं ज़रूरी है? क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, विस्तार से बताइए। 2 तरीकों से इसको समझते हैं। 7 भाषाएं आपके पास हैं, जिसमें से एक भाषा लेनी होगी भाषा प्रथम के रूप में और एक भाषा लेनी होगी भाषा द्वितीय के रूप में, और दोनों अलग अलग होनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी और सिंधी, ये 7 भाषाएं हैं। ये भाषाएं लेने के लिए आपको कहीं जरूरत नहीं है 10वीं में, 12वीं में, बीए में होनी चाहिए क्या। ये तो हुआ आपके सवाल का एक पार्ट। दूसरा पार्ट, यदि आप किसी भाषा के अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापिका बनना चाहते हैं, तब आपको 2 नियमों का पालन करना होगा। पहली बात, वो भाषा आपके पास आपके स्नातक में हो या फिर उस भाषा से आपने एडिशनल किया हो, बीए एडिशनल। और दूसरी शर्त, अनिवार्य शर्त, और केवल 2 ही हैं। दूसरी और अंतिम एवं अनिवार्य शर्त है कि वो भाषा जिससे आपने बीए में पढ़ी थी 3 वर्ष तक, या फिर उस भाषा से आपने बीए एडिशनल किया, वो आपको उन 2 भाषाओं में से एक भाषा के रूप में चुनना होगा। चाहे उसे प्रथम के रूप में चुने या आप द्वितीय के रूप में चुने। केवल ये 2 ही नियम है भाषा के अध्यापक बनने के लिए। अब इसको हम 2 उदाहरणों से समझते हैं। एक विद्यार्थी है जिसके स्नातक में संस्कृत नहीं थी, लेकिन उसने संस्कृत से एडिशनल कर लिया, तो उसने पहली शर्त को पूरा कर लिया। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि उसको संस्कृत रीट की 2 भाषाओं में से एक भाषा में लेनी होगी। अब एक और उदाहरण देखते हैं। किसी विद्यार्थी के संस्कृत से बीए थी, लेकिन वो रीट में इंग्लिश और हिंदी लेता है भाषा के रूप में, तो वो संस्कृत का अध्यापक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने दूसरी शर्त अर्थात रीट में भाषा लेनी होगी, वो भाषा जो उसके स्नातक में थी, बीए में थी, या फिर उसने एडिशनल किया, वो उसने भाषा के रूप में संस्कृत को चुना नहीं। ये मूल नियम है भाषा को चुनने के लिए और भाषा का अध्यापक बनने के लिए। 10वीं और 12वीं में हो या नहीं हो कोई मायने नहीं रखता। और इसमें जहाँ तक कुछ विद्यार्थियों ने पूछा है कि जो पहली भाषा है वो कहीं मीडियम का तो नहीं है, जबकि पेपर तो मीडियम तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो मीडियम का इसमें सवाल नहीं है। मीडियम का जहां तक बात है, भाषा प्रथम के रूप में रीट की विज्ञप्ति में ये कहा है कि आप भाषा प्रथम के रूप में उसे चुने जो आपकी इंस्ट्रक्शन की भाषा है, अर्थात आप भविष्य में उस भाषा से पढ़ाना चाहते हैं, ये उसका मूल भाव है। ठीक है, उसको इंग्लिश में आपने चुना तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश से ही पढ़ाना पड़ेगा।
पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, भाषा को छोड़कर। भाषा जो 7 है ना, हिंदी के जो 30 क्वेश्चन होंगे वो केवल हिंदी में होंगे, उसका आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी। इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन होंगे वो केवल इंग्लिश में होंगे। उर्दू के 30 क्वेश्चन होंगे वो केवल उर्दू में होंगे। बाकी जो पेपर है मनोविज्ञान और आपका विषय, वो हिंदी में भी आपके लिए रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो मूल बात यह है कि आप हिंदी को भाषा प्रथम के रूप में चुने या द्वितीय के रूप में चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश को प्रथम के रूप में चुने या द्वितीय के रूप में चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सामान्यतः सुझाव यही रहेगा कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में उस भाषा को पढ़ा है तो उसको लेनी चाहिए, ताकि उनकी संभावना बने कि आगे शिक्षक बनने की, उस सब्जेक्ट भाषा से शिक्षक बनने। जब वो विज्ञप्ति अलग से आएगी उसमें जैसे कितनी पोस्ट है तो वहाँ वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जी। और अगर उन्होंने वो नहीं लिया तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, सर भी रिप्लाई करेंगे, मैं भी करूँगा। और बाकी एकदम पूरा क्लियर हो गया है, जैसा कि इन्होंने बताया है सर ने, कि भाषा जो है वो आपके स्नातक में अगर पढ़ी हुई है और उसे आप रीट में ले लेते हैं तो आप उस विषय के शिक्षक बन पाएंगे जी। यानी आप आवेदन कर पाएंगे जब विज्ञप्ति अलग अलग आएगी, सब्जेक्ट वाइज और भाषा वाइज रीट के बाद जी। और अगर आप मान लीजिए आपकी उस भाषा पे कमांड है मगर ग्रेजुएशन में नहीं है और आप उसके माध्यम से अंक बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पंजाब साइड का है, गंगानगर का है और पंजाबी ले ली, जबकि पंजाबी उसने ग्रेजुएशन में नहीं है तो वो ले सकता है अपने फायदे के लिए, मगर उसमें वो शिक्षक नहीं बन पाएगा, इतना ही है। एडिशनल उसने किया है, अगर एडिशनल कर लिया तो बन पाएगा। हाँ, और वो पंजाबी भाषा के रूप में भी ले रीट में। हाँ, तब दोनों शर्तें हैं, दोनों शर्तें। जी सर। अगला है सवाल जो मोस्ट बार बार पूछा जा रहा है कि यहाँ मैं केवल बीए काम में ले रहा हूँ, बीए, बीकॉम, बीएससी, तीनों आप बीए से ले लें, तो बीए में 45% है या 50 है तो वो पात्र है या नहीं है। एमए में उसके मान लीजिए 50 है मगर बीए में 44 है, तो बीएड उसने कर ली, तो उन चीज़ों का क्या जो है आपस में तालमेल है, बताइए। बहुत ही उलझा हुआ विषय है और थोड़ा सा इसमें विस्तार से हमें चर्चा करनी होगी जी, क्योंकि केवल इसी को आधार बनाकर कई विद्यार्थियों को, एमए को आधार बनाकर 2017-18 की जो विज्ञप्ति थी, भर्ती थी, उसमें सैकड़ों विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई हुए मेरिट में होते हुए, और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो बीए में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने के कारण डिस्क्वालीफाई हुए। एनसीटी ने समय समय पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए, गजट नोटिफिकेशन जिनको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने न्यूनतम प्राप्तांक का उल्लेख किया स्नातक में। जब हम स्नातक कह रहे हैं तो इसका मतलब तीनों स्नातक है, बीए, बीकॉम, बीएससी। 2007 में नियम बने, उस नियम के अनुसार ये था कि 2007 से पहले एक डेट आई थी एग्जैक्ट, जो आपकी भर्ती है, इसमें 3 जगह न्यूनतम प्राप्तांकों का उल्लेख है और 3 स्थानों पर न्यूनतम प्राप्तांकों का उल्लेख होने के कारण विद्यार्थियों के बीच में पर्याप्त ऊहापोह है, उनको लगता है, कंफ्यूजन है कि क्या है। सबसे पहले इन्होंने पेज नंबर 1 पर पॉइंट नंबर 3 के माध्यम से ये बताया, मेरे हाथ में जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वो है 7 पेज का है ये। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, एक स्थान पर यहां उल्लेख है। फिर कक्षा 6 से 8 तक L2 के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं पेज नंबर 2 पर, उस पेज के अंत में 4 लाइनें दी गई हैं, और तीसरी जो है वो दी गई है पेज नंबर 3 पर, पॉइंट नंबर 3.3 का डी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा जो कुछ भी एडिटिव हुआ, प्रक्रिया हुई, उसके बारे में यहाँ पर पुनः न्यूनतम प्राप्तांक दिए हैं। अब सबसे पहली बात तो ये, यदि आपने 2007 से लेकर 2011 के बीच में बीएड में प्रवेश लिया था, तो अब जो मैं कह रहा हूं उसको आपको लिखना चाहिए, क्योंकि उससे सीधे रूप से आप प्रभावित हो सकते हैं। यदि आपने 27 सितंबर 2007, 27/9/2007 से पहले बीएड में प्रवेश ले लिया था, गौर करें, 27 सितंबर 2007 से पहले कहीं पर भी राजस्थान में, जम्मू में, कहीं पर भी बीएड में प्रवेश ले लिया था, तो आपके बीए में कितने भी प्रतिशत अंक हों, आप एलिजिबल हैं।
मेरे इन वाक्यों को पूरा सुने अगले 2 मिनट तक। दूसरी बात, आपने 27 सितंबर 2007 से लेकर 31 अगस्त 2009 के बीच में एडमिशन लिया है। 27 सितंबर से लेकर 2007 से लेकर 29 अगस्त 2009 के बीच में, तब 31 अगस्त 2009 के बीच में यदि एडमिशन लिया है तो आप यदि रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके होने चाहिए 40%, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके होने चाहिए 45। यहां पर वे विद्यार्थी जो राजस्थान से बाहर के हैं वो सभी राजस्थान में जब फॉर्म भरेंगे तो जनरल में ही शामिल होंगे। गौर करें, जब मैं जनरल शब्दों का उपयोग जहां जहां करूंगा तो आप अपने राज्यों में किसी भी कैटेगरी में हो, राजस्थान में फॉर्म भरते समय आप सामान्य श्रेणी से ही आवेदन कर पाएंगे, इसलिए आप उन्हीं नियमों को ध्यान रखें। अब बात हुई 31 अगस्त 2009 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके 45% होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ये रूल था 2018 की विज्ञप्ति तक। गौर करें, ये कब तक था? 2018 की जो रीट की अंतिम रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्तियां हुई उस तक। अब इसमें संशोधन किया गया, लेकिन गड़बड़ी ये हुई कि उस संशोधन की 4 लाइनों को इसके साथ जोड़ा जाना था, लेकिन उसको साथ में नहीं जोड़ा। एक बात और, इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो 5% अभी जैसे है 31 अगस्त 2009 के बाद में 50% होने चाहिए किनके लिए? जनरल के लिए, और 45% होनी चाहिए ओबीसी के लिए, और वो तब है जब 5% की छूट इसमें शामिल है। वैसे 50% ही है सबके लिए। अब आते हैं पेज नंबर 2 की उन 4 पंक्तियों पर, जिसके माध्यम से एमए के आधार पर जिन्होंने बीएड किया है वो सारे विद्यार्थी अब पात्र हो गए हैं। अब यहां पर एक सवाल होता है सर कि एमए के आधार पर बीएड का क्या तात्पर्य है? वे विद्यार्थी जिनके बीए में प्रतिशत कम है 45 या 50, लेकिन उन्होंने एमए कर ली और एमए करने के बाद में बीएड किया और एमए में उनके 45 या 50 जो चाहिए वो हैं, उनको माना जाता है कि उन्होंने एमए के आधार पर बीएड किया है। आपने बीए कर लिया, फिर बीएड किया, फिर आपने एमए में प्रतिशत है आपके, उसके बाद एमए की बीएड के बाद, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने एमए के आधार पर बीएड किया। और ये सभी विद्यार्थी जिन्होंने एमए के आधार पर बीएड किया था, जिनके बीए में प्रतिशत कम थे, वो सभी पिछली 2018 वाली भर्ती में सबको अपात्र, सभी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन ये 2019 में 13 नवंबर 2019 को एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जो 4 लाइनों में है। इसका आपने पहले भी जिक्र किया था। इसका मैंने भी जिक्र किया, और राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी, जब ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आया था उससे पहले उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी शिक्षा संकुल में, उन्होंने भी स्थिति का उल्लेख किया कि 13 नवंबर 2019 के आधार पर हम बीए या एमए में जिसके भी 50% हैं उनको शामिल कर रहे हैं। लेकिन उस 50% में 5% की छूट है किनके लिए? रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, विधवा, विकलांग, दिव्यांग जो भी हैं उन सबको उसमें छूट दी गई है, इसलिए वो 45 हो जाता है। तब उसमें बड़ा विवाद हुआ था, सर हमारे 50 नहीं है, बीएड हमें करवा दी। फिर 3-4 दिन बाद जब नियमों में थोड़ा सा अच्छे से पढ़े तो इसमें साफ उल्लेख है, एक तारीख जोड़ी गई है, वो ये है 29 जुलाई 2011। 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने भी बीएड में प्रवेश ले लिया था, वो 4 मैंने 3 नियम बताए थे ना, उसके साथ इसको जोड़कर पढ़ें। तो 29 जुलाई 2011 से पहले जिसने भी पूरे भारत में जहां पर भी प्रवेश ले लिया था, किसमें? बीएड में, उनके लिए प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। और जिन्होंने 29 जुलाई 2011 के बाद में एडमिशन लिया है, अर्थात 30 जुलाई से 2011 से लेकर वर्तमान तक, उन सबको 50% चाहिए। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की छूट राजस्थान में दी गई है, इसलिए उनके लिए है 45 और बाकियों के लिए 50। तो फिर बीएड तो करवा लेते हैं क्या अगर परसेंटेज कम होते हैं तो भी? हाँ, ये हो जाती है। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया। हाँ, जम्मू कश्मीर से, जहां तक मेरी जानकारी है, जम्मू कश्मीर का जो विश्वविद्यालय है, कश्मीर विश्वविद्यालय, वो 40% जिनके हैं बीए में, जहां तक मेरी जानकारी है, आप इस सूचना को चेक कर ले हैं, वो बीएड करवाते हैं।
चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। बाकी राजस्थान में नहीं होता होगा, मुझे लगता है कि और किसी भी राज्य में शायद नहीं होगा। वो करवाते हैं, किस आधार पर करवाते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन राजस्थान में आपको बीएड करने के लिए बीए में या एमए में यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% होने अनिवार्य हैं। यदि आपके बीए में नहीं है तो आप एमए कीजिए, एमए में 45% बनाइए और फिर बीएड कीजिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके बीए में 50% होने चाहिए। यदि आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 50% नहीं है तो आप पहले एमए कीजिए, उसमें 50% अंक बनाइए और फिर बीएड कीजिए। उसको कहा जाएगा एमए के आधार पर आपने बीएड किया है। तो ये 2-3 जगह शैक्षणिक योग्यताओं को देने के कारण विवाद हुआ। यदि मैं एक वाक्य में कहूं कि सर हाँ आपने 6-7 मिनट ले ली, पूरी टेक्निकल आपने डेट भी बताई, सरल भाषा में मैं यदि कहूं तो 29 जुलाई 2011 से पहले जिसने भी बीएड में प्रवेश ले लिया था, चाहे कितने परसेंट हो, चाहे उसके कितने प्रतिशत हो, वो बैठने के लिए पात्र है। ये रीट एडवर्टीजमेंट का पेज नंबर 2 कहता है। और 29 जुलाई के बाद में जिसने भी एडमिशन लिया है वो रिजर्व कैटेगरी से है, अर्थात राजस्थान की बात हो रही है, बाकी तो जनरल में आ ही जाएंगे, उनके लिए 45%। और जो जनरल के हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या बाहर के किसी भी राज्य के किसी भी कैटेगरी के हों, उनको चाहिए 50% बीए में। अब एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप हरियाणा से, हरियाणा में आप ओबीसी से आते हैं, आपने 47% के आधार पर बीएड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपके राज्य ने करवाया, वो नियमानुकूल है। लेकिन आप राजस्थान में फॉर्म भरेंगे तो आपके जनरल कैटेगरी में आप शामिल होंगे, जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे तो आपके प्रतिशत 50 होने चाहिए। इसलिए यदि आपके 50% से कम है, बड़ी अंडरलाइन करके कह रहा हूं मैं, अदर स्टेट वालों के, हाँ अदर स्टेट वाले, बाहरी राज्य जो है, राजस्थान से इतर किसी भी राज्य के विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने बीएड किया है बीए के आधार पर, तो उनके 50% पूरे होने चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं चलेगा। यदि आपने एमए के आधार पर बीएड किया है तो एमए में भी पूरे 50% होने चाहिए। इससे एक नंबर भी कम है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर रोकेगा नहीं आपको, लेकिन रीट का परिणाम आने के बाद में जब रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आएगा और फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको अंतिम चयन से रोक दिया जाएगा और आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चले जाएं, आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए 50% होने चाहिए। और जैसा कि अभी आपने कहा अदर स्टेट का, तो अपने वीडियोस को गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी विद्यार्थी देखते हैं, तक देखा जाता देखते हैं, उनके कमेंट भी आते हैं। और मैंने खुद जो पिछला वीडियो था 11-11.5 हजार उसके व्यू हैं, उसमें आप देखिए जो हमने रीट की पात्रता से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की, तो उसमें लगभग मैंने 125-150 कमेंट मैंने खुद रिप्लाई किए। जी, तो प्रयास ये रहता है कि स्टूडेंट की जो समस्याएं हैं उनको जो है थोड़ा उसका समाधान किया जा सके। अगला सवाल सर ये है कि अब ये तो सारा क्लियर हो गया, बीए में 40, 45, 50, एमए, बीएड वगैरह। हाँ, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि ये जो 29 जुलाई है तो उस दिन तक एडमिशन किस आधार पे, जैसे उसने डीडी बना लिया वो माना जाएगा, या कॉलेज में गए हैं एडमिशन कौन सा माना जाएगा? एडमिशन का मतलब है आपने अपने बीएड जहां से किया है उस कॉलेज में आपने काउंसलिंग करवा दी। काउंसलिंग करवाने का मतलब ये होता है आप वहां पहुंचे, पहुंचकर, अब इस बार तो ऑनलाइन हुई है खैर, उससे पहले फिजिकली होती रही, आपको स्वयं जाना होता है, आपको अपने सारे अंक तालिकाएं ले जानी होती हैं, उनको आप देखते हैं, वहां के जो भी प्राचार्य हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं और आपको एक प्रमाण पत्र देते हैं, एक पेज देते हैं जो आपकी उपस्थिति का प्रमाण पत्र होता है इस संदर्भ में कि आपने बीएड में प्रवेश ले लिया है। वो डेट मानी जाती है प्रवेश की। आपने डीडी बना लिया, फिर 10 दिन तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो डीडी वाली डेट नहीं मानी जाएगी। अगला सवाल है सर, बीएड फाइनल ईयर में जो एग्जाम जो अभी है बीएड फाइनल ईयर में, वो परीक्षा में बैठ पाएंगे क्या? और वो लोग फाइनल ईयर में प्रमोट होके ही आए हैं, तो प्रमोट वाले भी जो है वो बात एक ही है, तो वो इसके लिए पात्र है क्या? आपने पूछा क्या वो एग्जाम में बैठ पाएंगे? निश्चित रूप से विज्ञप्ति में साफ उल्लेख है, बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी रीट का फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसी के साथ इस विज्ञप्ति में ये लिखा है कि उनके रीट का प्रमाण पत्र तभी वैलिड होगा जब उनके बीएड की परीक्षा का परिणाम रीट के परिणाम से पहले आ जाए। अच्छा, जैसे मान लो 25 अप्रैल को परीक्षा हो गई और मान लो जून में आ गया रीट का रिजल्ट,
मान लेते हैं जून लास्ट में 30 जून को परिणाम आ गया, हाँ। तो 29 जून तक उनकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब है उनकी परीक्षा हो जाए और उनका रिजल्ट आ जाए। अच्छा, परीक्षा परिणाम जो है वो मार्कशीट वो आ जानी चाहिए ना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जून में जो है, हालांकि मई एक पूरा महीना रहता है क्योंकि अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी, अभी हम यही मान रहे हैं। उसके पश्चात वो आंसर की जारी करेंगे, आंसर की पर वो 5 से 7 दिन में आपत्तियां लेंगे और उसके पश्चात परिणाम जारी होगा। तो संभावना है जून में आ सकता है, जुलाई में आ सकता है, हो सकता है और किसी विवाद में यदि विज्ञप्ति फंस जाती है किसी क्वेश्चन को लेकर और तो वो परिणाम और लेट हो सकते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह है कि वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि समय का पता नहीं चलता। पिछली बार भी फरवरी 2017 में एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, जब उसका परिणाम आया था 31 जुलाई को। कहां फरवरी और कहां जुलाई, इस बार हो रहा है अप्रैल में। तो कह नहीं सकते कि इसका परिणाम किस महीने में आएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है, कोई नहीं कह सकता। तिथि को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो आप जो भी प्रमोट होके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर में या बीएसटीसी सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में जिसको हम कह सकते हैं सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, वो सभी विद्यार्थी रीट की तैयारी करें। L1 L2 दोनों ही। दोनों जी। तो यहाँ जो एग्ज़ाम डेट वाला वो तो क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम का रीट का जो रिजल्ट आता है तब तक, जबकि आरपीएससी मानती है एग्ज़ाम डेट तक। हाँ, और ये मानती है रिजल्ट तक। राइट। ये इसलिए इसमें विभेद क्यों है, अंतर क्यों, वो भी समझ लेते हैं हम। कि आरपीएससी तो एग्जाम डेट के दिन इसलिए मांगती है क्योंकि वो उस दिन आपकी वो परीक्षा करवा रही है जिससे आपकी नौकरी लगनी है, और रीट एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए वो पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन मांगते हैं। हालांकि हम पात्रता परीक्षा के 90% अंक जोड़ेंगे नौकरी लगने के लिए, वो एक आयाम अलग है, लेकिन रीट वैसे एक पात्रता परीक्षा है। तभी एक उम्र वाला भी शायद क्वेश्चन उम्र वाला विद्यार्थी ने पूछा, क्या था वो क्वेश्चन? ये है कि भाई उम्र जो है कितनी है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, महिला के लिए। जनरल के जो भी विद्यार्थी हैं, अब ये उम्र का उल्लेख कहीं इन 7 पेज में नहीं है। हाँ, इस विज्ञप्ति में नहीं है। ये जो विज्ञप्ति है आप देख पा रहे होंगे और नजदीक से दिखा रहा हूं मैं, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है रीट का, जो 11 तारीख को जारी हुआ। इसके 7 पेज में कहीं पर भी आयु सीमा का कॉलम नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि रीट में आप कोई भी उम्र का विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, लेकिन रीट की परीक्षा हो गई, रीट का परिणाम आ गया, उसके पश्चात कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान जो बीकानेर में है, जिसे हम सरल भाषा में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो एक रिक्रूटमेंट विज्ञप्ति जारी करेगा जिसमें आपको बताया जाएगा किस पद के कितने पोस्ट हैं, कितनी योग्यताएं हैं। वो 15 पेज का था। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2018 में जब फॉर्म भरे गए थे रीट का परिणाम आने के बाद में, तो 15 पेज का डिटेल एडवर्टीजमेंट था, उसमें आयु सीमा थी। अच्छा। और वो आयु सीमा उन्होंने काउंट की थी 1 जनवरी 2019, और उसमें उन्होंने कहा था अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। तो वे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी से हैं और जिनकी उम्र आज की हम बात करें, जब हम वीडियो बना रहे हैं 14 जनवरी 2021 को, मकर संक्रांति के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस दिन यदि उनकी उम्र 39 के आसपास है तो ये बॉर्डर लाइन का मामला हो गया है कि जब आपकी विज्ञप्ति आएगी, कब, जब रीट का परिणाम आ जाएगा उसके बाद, वो अगस्त में हो सकती है, सितंबर में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उसमें वो कौन सी डेट देंगे जिस डेट से आपकी आयु कितनी हुई है इसको काउंट किया जाएगा, वो हम आज नहीं बता सकते। लेकिन हम पिछली बार क्या थी ये बता रहे हैं आपको। अगस्त 2018 में उन्होंने आयु सीमा कहा था 1 जनवरी 2019 को अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पे फिर 2022 हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसमें भी हो सकता है कोई छूट दे दी जाए, क्योंकि 3 वर्ष हो गए कोई विज्ञप्ति आई नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। वो तो जो है बीकानेर एलिमेंट्री डिपार्टमेंट ही बताएगा, अभी भी वो नहीं बताएगा, वो विज्ञप्ति आने पर ही पता चलेगा। तो इसलिए जिनकी उम्र जनरल कैटेगरी में है और 39 के आसपास है, पुरुष, केवल पुरुष, हाँ ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में दिलाई, क्योंकि महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, केवल पुरुषों के लिए जो है, और ये होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, 2018 के एडवर्टीजमेंट में क्या थी उस आधार वो हम कह रहे हैं। हम भविष्य के बारे में कैसे कह सकते हैं? सही है, ठीक है। तो उसमें महिलाओं को 5 वर्ष की छूट थी, और जनरल पुरुष का मतलब राजस्थान का जनरल पुरुष
और बाहरी राज्यों के सभी पुरुष, ठीक है, उनको होनी चाहिए 40 वर्ष। और बाकी सबको जो रिजर्व कैटेगरी है उनको मिनिमम 5% की छूट थी, किसी को 10% की है, और जैसे विडो हैं उनके लिए तो कोई आयु सीमा नहीं है। ये भी है ना जी। इसमें एक उदाहरण बताया था ना, शायद 56 वर्ष की उम्र में हाँ, मैं एक देख रहा था कि जब मैं कट ऑफ को देख रहा था तो कट ऑफ में क्या हुआ कि इधर तो कट ऑफ रहती है, सबसे पहले आपकी कैटेगरी के बाद में मार्क्स, फिर लास्ट में डीओबी, ठीक है। तो मैंने देखा और जब कैलकुलेशन किया तो एक महिला जो विडो कैटेगरी से सिलेक्ट हुई थी उसकी एज 56 वर्ष थी। उन्होंने हो सकता है बीएड बहुत पहले कर लिया हो, फिर जीवन में इस प्रकार की दुर्घटना हुई, वो विडो हो गई और उन्होंने फॉर्म भरा, तैयारी की, वो सिलेक्ट भी हो गई। तो वो 56 वर्ष की होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया। अब वो 4 साल अपनी सेवाएं देंगी। तो कहने का मतलब है विडो के लिए कोई अपर लिमिट, अधिकतम आयु नहीं है। बिल्कुल, ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो है वो छवि है। सामाजिक न्याय, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है, तो उसका एक आयाम है कि आपने जिनके साथ बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे जनजाति सहरिया इलाका है, 12 जिले के जो सहरिया जनजाति के लोग हैं उनके लिए स्पेशल इन्होंने, आपने गौर किया होगा पेज नंबर जहां पर प्रतिशत की दी गई है वहां पर साफ उल्लेख किया है कि सहरिया जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए केवल 36% रीट में होने चाहिए। यदि उनके केवल 36% रीट अंक हैं, सहरिया जनजाति के व्यक्ति जो 12 जिले में प्रमुख रूप से हैं, तो उनके लिए केवल 36% अंक चाहिए। और मैंने गौर किया था पिछले वर्ष जो 18 की विज्ञप्ति थी तो उसमें 12 में कोई पोस्ट भी नहीं थी जनरल के लिए। इसका मतलब है वो सहरिया जनजाति के लिए उन्होंने सेव रखी। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान जो 8 जिलों में है, जिसके लिए कुछ नियम है, जैसे अलग अलग नियम दे रखे हैं, तो वहां के लोगों को क्योंकि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, न्यूनतम है, तो चाह रहे हैं कि वहां के लोग आगे बढ़ पाए, इसलिए टीएसपी ट्राइबल सब प्लान बनाया गया। 8 जिले शामिल किए गए, उनके लिए 7000 पद होंगे। इन 31,000 में से 7,000 पद केवल उन 8 जिलों के लिए होंगे और बाकी बचे हुए बाकी जिलों के लिए। अगला सवाल सर रहेगा एडिशनल वाला, कि एडिशनल वाले मान्य है क्या, उनके कौन से प्रतिशत जुड़ेंगे, क्या रहेगा उसका? जी, बेहतरीन सवाल है। इसके कुछ तो हमने चर्चा की थी भाषा के रूप में। एडिशनल के प्राप्तांक कैसे जुड़ेंगे आपके उस 10% में, मुझे लगता है यही मूल भाव है शायद, ये इस सवाल। तो जब हम अध्ययन करते हैं 2018 की बीकानेर वाली रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का, तो उसमें एक लाइन आती है स्पष्ट कि जिन्होंने अतिरिक्त विषय से स्नातक किया है, अर्थात बीए एडिशनल किया है, उनके प्राप्तांक कैसे जुड़ेंगे। तो उन्होंने कहा है स्नातक के प्राप्तांकों में बीए एडिशनल के प्राप्तांक जोड़कर उनका प्रतिशत निकाला जाएगा। उस समय 30 निकाला था, इस बार 10 निकालेंगे। अच्छा, तो वो बीए एडिशनल मान्य है। दूसरी बात, उनके नंबर जो है निकलेंगे 10%, वो निकलेंगे स्नातक के प्राप्तांक और उसमें जोड़ा जाएगा एडिशनल के प्राप्तांक। तो एडिशनल वालों को थोड़ा बेनिफिट मिलने की संभावना है। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि वो भाषा के शिक्षक बन सकते हैं यदि उनके ग्रेजुएशन में भाषा वो नहीं थी तो जी लाभ मिलता है जी। और अगला जो सवाल है वो है कि दूसरे राज्य की कोई महिला है और वो राजस्थान में शादी कर ले, तो वो राजस्थान में किस कैटेगरी में मानी जाएगी? यदि राजस्थान से बाहर की कोई भी महिला, दोनों साइड से लेते हैं। मतलब उस कहने का हम यदि लोक प्रचलित भाषा में कहें, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान का बहुत बड़ा पाठ्यक्रम जो है रीट में जोड़ा गया है, मूल बात ये कहें कि उसका पीहर राजस्थान में नहीं हो, एक बात में कहें उसका ससुराल राजस्थान में, पीहर हो राजस्थान से बाहर और ससुराल हो राजस्थान में। इसको हम तकनीकी भाषा में बात करें कि वो महिलाएं जो राजस्थान की नहीं हैं लेकिन उनके पति राजस्थान के रहने वाले हैं, वो सभी महिलाएं जनरल कैटेगरी में आएंगी और जनरल कैटेगरी के जो भी नियम हैं वो सभी नियमों का पालन उन्हें करना होगा, अर्थात उनके बीए में 50% होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की महिला के पदों पर ही वो नियुक्ति पाएंगी। और ऐसे ही राजस्थान की कोई महिला मान लीजिए बाहर यूपी या हरियाणा कहीं उसका शादी हो जाए तो वो उसका क्या रहेगा? हाँ, इस संदर्भ में थोड़ा सा सजगता बरतें। वो महिला अभ्यर्थी जिनकी शादी राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य में हुई है लेकिन वो महिला राजस्थान की है, तो 2 बातें। सबसे पहले तो उनका जाति नहीं बदलेगी, जाति प्रमाण पत्र जो है उनका वो वही रहेगा जो यहाँ है। दूसरी बात, उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें अपना मूल निवास भी नहीं बदलना चाहिए।
मूल निवास भी उन्हें अपना राजस्थान का ही रखना चाहिए। हाँ, आपकी मैरिज हो गई है तो निश्चित रूप से आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी दिक्कत आएगी केवल मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, वो बनता है पिता के नाम से, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो। किसके नाम से बनता है? पिता के नाम से। लड़की है तो भी, लड़का है तो भी। दूसरी बात, मूल निवास के संदर्भ में मैंने कहा कि आपको राजस्थान का ही रखना चाहिए। यदि बन गया है किसी अन्य राज्य का तो भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी दिक्कत आएगी, तो वो यहाँ के आरक्षण का लाभ ले पाएंगी, चाहे वो यहाँ के किसी भी कैटेगरी से। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, ओबीसी की कोई महिला है, वो मान लेते हैं कि अलवर की रहने वाली है, अलवर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में शामिल है, और उसका विवाह हो गया है यूपी में। ठीक है, वो यहाँ ओबीसी में थी, वहां पर भी ओबीसी में उनका विवाह हुआ है। या मान लेते हैं कि जनरल की है तो वो इसी कैटेगरी की रहेंगी। ओबीसी की है तो ओबीसी की ही रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से बनेगा, और उनके पिता मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं और वो अलवर में है, ओबीसी में, तो उनको चिंता की जरूरत नहीं है। और जो बाहरी राज्यों से, जिनका ससुराल राजस्थान में है, बाहरी राज्यों की हैं, वो उसी कैटेगरी का, उसी का क्या है, वो जनरल की ही मानी जाएंगी। यहाँ उनकी जाति नहीं बदल रही है, लेकिन वो फॉर्म जनरल से भरें और जनरल के पदों के अनुसार ही उनको अपनी जो भी शर्तें हैं उनको पालन करना होगा। फिर चाहे उनकी यहाँ शादी हुई हो या चाहे वो बाहर अदर स्टेट के यहाँ एग्जाम देने आ रहे हो, हाँ, दोनों एक ही बात, जनरल में एक ही बात है, जनरल में ही शामिल होंगे। राजस्थान से बाहर के कोई भी राज्यों के अभ्यर्थी हों, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो सभी जनरल में शामिल होगा। तो दोस्तों, आपके जो सभी सवाल थे, चाहे वो एडिशनल वाले हो, चाहे वो प्रतिशत के हो, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे वो उम्र से संबंधित हो, सभी सवालों के जवाब एसपी सर ने बहुत ही तकनीकी तरीके के साथ एकदम सरल भाषा में दिए हैं। इसके अलावा हम जैसे आरबीएससी पढ़े या एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक पढ़े या 12 तक, पाठ्यक्रम का जो नया भाग जुड़ा है उसको कैसे तैयार करें, तैयारी का मूल्यांकन कैसे करें, जो नई किताबें जुड़ी है हमारा राजस्थान, उनकी क्या भूमिका है, इन सभी के लिए हम मिलेंगे इनसे एक अगले वीडियो में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।